बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं GS4 का सामान्य अध्ययन GS4। तो शुरुआत करते हैं पेपर को। ठीक, पहला क्वेश्चन है बुद्धिमानी में निहित है, खंड ए का है। ठीक, बुद्धिमानी में निहित है कि किसका ध्यान रखा जाए और क्या अनदेखा किया जाए। नौकरशाहों में अपने सामने के मुख्य मुद्दे को अनदेखा करते हुए परिधि में लीन रहने वाले अधिकारी दुर्लभ नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि प्रशासक की इस तरह की व्यवस्था प्रभावी सेवा वितरण और सुशासन की लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया में न्याय की विडंबना है। विश्लेषणात्मक मूल्यांकन कीजिए। विजडम लाइज इन द नोइंग व्हाट इज रेकॉन विथ and what a overlook, an officer being engrossed with the periphery, ignoring the core issues before him, is not a rare in the bureaucracy. Do you agree that such preoccupation of an administrator leads to travesty of justice, to the cause of effective service delivery and good governance? Critically evaluate। शुरू करते हैं। अब इसका फर्स्ट का बी है आंसर। फर्स्ट खंड ए का पहला का बी है। बौद्धिक दक्षता और नैतिक गुणों के अलावा सहानुभूति और करुणा कुछ अन्य महत्वपूर्ण वैशिष्ट है जो सिविल सेवकों के निर्णायक मामलों में सुलझाने अथवा महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाते हैं। उपयुक्त के साथ व्याख्या कीजिए। तो ये क्या है? ए पार्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल competency and moral qualities, empathy and compassion are some of the other vital attributes facilitate the civil servant to be more competent is tackling the crucial issues or taking critical decision. Explain with the subtitle suitable illustration। ठीक है, तो भौतिक संपदा का पहले का एक और बी है जो ठीक है 10 नंबर का है। ये दूसरा क्या है? बी, सभी सिविल सेवकों को प्रदान किए गए नियम और विनियमन समान है, फिर भी प्रदर्शक में अंतर है। सकारात्मक सोच वाले अधिकारी नियमों और विनियमों के मामले में पक्ष में व्याख्या करने और सफलता प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, जबकि नकारात्मक सोच वाले अधिकारी मामलों में खिलाफ समान नियमों और विनियमों की व्याख्या करने के लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। सुधारण विवेचन कीजिए। ठीक है, इसके इंग्लिश में आप देख लीजिए। ठीक, हिंदी पर पूछते हैं। दूसरे का बी पर पहुंचते हैं हम, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का बी है। यह माना जाता है कि मानवीय कार्यों में नैतिकता का पालन किसी संगठन व्यवस्था के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करेगा। यदि हाँ, तो नैतिकता मानव जीवन में किसे बढ़ावा देना चाहिए। दिन प्रतिदिन के कामकाज में उसके सामने आने वाले संघर्षों के समाधान में नैतिक मूल्य किस प्रकार सहायता करते हैं। ठीक है, इस इंग्लिश को आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि इस तरह क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। ठीक, तीसरा आता है निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण का आपके विचार में क्या अभिप्राय है। ए, आपको क्या करने का अधिकार है और आपको क्या करना उचित है कि बीच में अंतर को जानना नैतिकता है। पार्टर स्टीवर्ट है। ठीक है, ये जो राइटर इन्होंने ये बोला था और इसके बारे में अभिप्राय देना, विचार देना है। ठीक है, एथिक्स का, अगर किसी देश का भ्रष्टाचार मुक्त होना है और खूबसूरत दिमागों का देश बनाना है तो मैं दृढ़ता में मानता हूँ कि 3 प्रमुख सामाजिक सदस्य हैं जो बदलाव ला सकते हैं। वह है पिता, माता और शिक्षक। APJ अब्दुल कलाम है। 150 शब्दों में इसके बारे में अभिप्राय है, विचार को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सी है आपकी सफलता का आकलन इस बात से हो कि इसे पाने के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ा। दलाई लामा, ये इन्होंने बोला था। ठीक है, अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्या? सुशासन से आप क्या समझते हैं? राज्य द्वारा इस शासन के मामले में उठाई गई हालिया पहलों में लाभार्थियों को कहाँ तक सहायता पहुंचाई है और उपयुक्त उदाहरणों के साथ विवेचना कीजिए। ठीक है, बी पर आते हैं हम लोग। ऑनलाइन पद्धति का उपयोग दिन प्रतिदिन की बैठकों और संस्थानिक अनुमोदन और शिक्षा क्षेत्र में शिक्षण तथा अधिगम को लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में सक्षम अधिकारी और अनुमोदन में टेलीमेडिसिन तथा लोकप्रिय हो रहा है। टेलीमेडिसिन तक लोकप्रिय हो रहा है। इससे कोई संदेह नहीं है कि लाभार्थियों और व्यवस्था दोनों के लिए बड़े पैमानों पर इसके लाभ और हानियां हैं। विशेषता समाज के कमज़ोर समुदाय के लिए ऑनलाइन पद्धति के उपयोग में नैतिक मामलों का वर्णन है तथा विवेचना कीजिए। ठीक है,
इसके इंग्लिश आप पढ़ लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5वें पर। 5वें का ए है, पिछले 7 महीनों से रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। विभिन्न देशों में अपनी राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र स्टैंड लिया है, कार्रवाई की है। हम सभी जानते हैं कि मानव त्रासदी समय समाज के विभिन्न पहलुओं पर युद्ध का अपना असर रहता है। वे कौन से नैतिक मुद्दे हैं जिन पर युद्ध शुरू करते समय अब तक इसकी निरंतरता पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इस मामले में दी गई स्थिति में शामिल नैतिक मुद्दे पर औचित्यपूर्ण वर्णन कीजिए। 150 शब्दों में लिखना है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, आप आते हैं, ये 5 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का है। संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, हितों का संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट। तीसरा सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, प्रोबेबिलिटी इन पब्लिक लाइफ। फिर डिजिटलीकरण की चुनौती है, चैलेंज ऑफ डिजिटलाइजेशन। और कर्तव्यनिष्ठा, डिवोशन टू ड्यूटी। 30 शब्दों में इसका लिखना है, छोटा है, 2-2 नंबर का है, अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, अब है कर्तव्यनिष्ठा, डिवोशन टू ड्यूटी। ठीक है, 6वां के पहला पर आते हैं, भ्रष्टाचार सूचक। हिसल ब्लोअर संबंधित अधिकारियों को भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों, गलत काम और दुराचार की रिपोर्ट करता है। यह निहित स्वार्थों, आरोपों, व्यक्तियों और उनकी टीम द्वारा गंभीर खतरे, शारीरिक नुकसान और उत्पीड़न के चपेट में आने का जोखिम उठाता है। आप भ्रष्टाचार सूचक विशल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था हेतु किन नीतिगत उपायों का सुझाव देंगे? ठीक है, 6वां का है, ये 150 शब्दों का है। और विशल ब्लोअर के बारे में जो अवैध या वैध रूपों से, जो अवैध रूपों या गलत कामों पर होता है, उसे गलत कामों को उजागर करता है, उसे विशल ब्लोअर करते हैं। उससे संबंधित क्वेश्चन है। सुरक्षा हेतु उनकी क्या क्या नीतियाँ है और उनके उपायों को सुझाव देना होगा। ठीक है, 6वां से बात आते हैं 6वें का भी। समकालीन दुनिया में धन और रोजगार उत्पन्न करने में कॉर्पोरेट क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। ऐसा करने से जलवायु और पर्यावरणीय संधारणीयता और मानव के जीवन स्थितियों पर अप्रत्याशित हमले कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि से आप क्या समझते हैं? इस पृष्ठभूमि से क्या आप पाते हैं कि कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदार CSR कॉर्पोरेट जगत में आवश्यक सामाजिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम और पर्याप्त है, जिसके लिए CSR अनिवार्य है? विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, इसे आप इंग्लिश में है, इसे अब मैं अगर पढ़ने लगूंगा तो समय लगेगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे आप बोर हो जाएंगे। इससे अच्छा आप देख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन बी, खंड बी, 7वां है। प्रभात एवं प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टर्लिंग इलेक्ट्रिक लिमिटेड में उपाध्यक्ष विपणन के रूप में कार्यरत था, लेकिन फिलहाल कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही है। बहुत लंबा पैसे चाहिए तो वाह, गुजर रही है क्योंकि पिछले 2 महीनों से बिक्री में लगातार गिरावट का रुख दिखाई पड़ रहा है तथा उसका डिवीजन है, जो अब तक कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य में एक प्रमुख राजस्व अंशदाता था, अब उनके लिए कुछ बड़े सरकारी ऑर्डर प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा था। सर्वोत्तम प्रयासों में कोई सकारात्मक सफलता न मिली। उसकी कंपनी पेशेवर थी और उसके स्थानीय मालिकों उनके लंदन स्थित मुख्यालय की ओर से कुछ सकारात्मक परिणाम प्रदर्शित करने का दबाव था। कार्यकारी निदेशक भारतीय प्रमुख द्वारा की गई पिछली कार्य समीक्षा बैठक में उसके खराब प्रदर्शन के लिए फटकार लगाई गई थी। उसने उन्हें आश्वासन दिया था कि उसका डिवीज़न ग्वालियर के पास एक गुप्त संस्थापन के लिए रक्षा मंत्रालय में एक विशेष अनुबंध पर काम कर रहा है और जल्द ही निविदा जमा की जा रही है। ठीक, यह अत्यधिक दबाव में था तो बहुत परेशान था, जिस बात ने हालत को और बदतर बना दिया। और वो भी ऊपर से एक चेतावनी दी गई थी, कंपनी के पक्ष में सौदा नहीं हुआ और उसे डिवीज़न बंद करना पड़ा और उसे अपनी लाभप्रद नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। एक और आयाम था कि गहरी मानसिक यातना और पीड़ा पहुंचा रहा था उसके व्यक्तिगत अनिश्चित वित्तीय स्वास्थ्य में संबंधित था। 2 स्कूल कॉलेज आने जाने वाले बच्चों, अपनी बीमारी, बूढ़ी माँ और अपने बूढ़ी माँ वाले परिवार में अकेला कमाने वाला था। शिक्षा व चिकित्सा पर भारी खर्च के कारण उसे मासिक वेतन और पॉकेट पर भारी दबाव पड़ रहा था और बैंक से लिए गए गृह ऋण में नियमित EMI
अपरिहार्य थी और चूक करने से उन्हें गंभीर रूप से कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होना होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर देते हैं। उपयुक्त पृष्ठभूमि में से वह किसी चमत्कार के घटित होने की उम्मीद कर रहा। अचानक घटनाक्रम पर बदलाव आ गया और उसने सचिव ने बताया कि एक सज्जन सुभाष वर्मा ने उनसे मिलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें कंपनी में प्रबंधक के पद के लिए दिलचस्पी है जिसे कंपनी को भरना है। पुनः उसने उसे संज्ञान में लाया कि उसका आत्मवृत्त रक्षा मंत्री के कार्यालय के लिए माध्यम से प्राप्त हुआ है। उसने उम्मीदवार तथा सुभाष वर्मा साक्षात्कार के दौरान उसने तकनीकी रूप से मजबूत और साधन संपन्न और अनुभवी विक्रेता महसूस किया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह निविदा प्रक्रिया से भली भांति परिचित है और इस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई वह अंतर्संबंध में निपुण है। प्रभात को लगा कि उसकी उम्मीदवारी अन्य उम्मीदवारों की तुलना में बेहतर है जिनका साक्षात्कार हाल में है। पिछले कुछ दिनों में उसने लिया था कि सुभाष वर्मा ने यह संकेत दिया कि उसके पास बोली दस्तावेज की प्रतियां है जिन्हें यूनिक इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और अगले दिन तक रक्षा मंत्रालय को उनकी निविदा के लिए प्रस्तुत करेगा। उसने उन दस्तावेजों को सौंपने को पेशकश की बशर्ते उसे कंपनी में उपयुक्त नियमों को शर्तों को रोजगार दिया गया था। उसने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में स्टर्लिंग इलेक्ट्रिक लिमिटेड और अपने प्रतिद्वंदी कंपनी को पछाड़ सकती है और बोली प्राप्त कर सकती है तथा रक्षा मंत्रालय और भारी भरकम आर्डर प्राप्त कर सकती है। उसने संकेत दिया कि यह उसकी तथा कंपनी दोनों के लिए जीत ही होगी। प्रभात बिल्कुल स्तब्ध था तथा यह सदमा और रोमांचक में मिलीजुली अनुभूति थी। वह असहज होकर पसीना पसीना हो गया। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता तो उसकी सभी समस्याएं तुरंत गायब हो जाएगी और उसे बहुप्रतीक्षित निविदा हासिल करने में कंपनी की बिक्री और वित्तीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है। वह भविष्य की कार्रवाई को लेकर असमंजस में था। वह अपनी खुद की कंपनी को कागजात को चोरी छिपे हटाने की और नौकरी के लिए प्रतिबद्धित कंपनी को पेशकश करने के लिए सुभाष वर्मा की हिम्मत पर आश्चर्यचकित था। एक अनुभवी व्यक्ति होने के नाते वह इस प्रस्ताव स्थिति व पक्ष विपक्ष की जांच कर रहा था और उसने अगले दिन आने के लिए कहा। इस मामले को संबंधित नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। उपयुक्त मामले में प्रभात के लिए उपलब्ध विकल्पों को आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा उपयुक्त में से कौन सा विकल्प प्रभात के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, ये इसका इंग्लिश में रूपांतरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत लंबा क्वेश्चन, बहुत पेशेंस, बहुत ही लंबा है। ये पैसेज तो इतना बड़ा है कि बाप, लंबा होते जाएगा। देख रहे हैं, ये पैसेज ख़त्म होने वाला है ये जल्दी। अभी हम लोग 8वें पे है ना, थोड़ा लंबा होगा वीडियो पर आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब ये छोटा पैसेज इसको समझना पड़ेगा। रमेश राज्य सिविल सेवा में अधिकारी था जिन्हें 20 साल की सेवा के बाद सीमावर्ती राज्य की राजधानी में तैनात होने का अवसर मिला। रमेश की मां को हाल में कैंसर का पता चला और उन्हें शहर में प्रमुख कैंसर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके किशोर व 2 बच्चों को भी शहर के सबसे अच्छे पब्लिक स्कूलों में एक प्रवेश मिला। राज्य के गृह विभाग में निदेशक के रूप में उसे नियुक्ति व्यवस्थित हो जाने के बाद रमेश खुफिया सूत्रों के माध्यम से गोपनीय रिपोर्ट मिली कि अवैध प्रवासी पड़ोसी देश के राज्य में घुसपैठ कर रहे हैं तथा उन्होंने तय किया कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने गृह विभाग की टीम के साथ सीमावर्ती चौकियों को आकस्मिक जांच करेंगे। उनके लिए आश्चर्य था कि उन्होंने सीमा चौकियों पर सुरक्षा कर्मियों को मिली भगत से घुसपैठ करने वाले 2 परिवार को 12 सदस्यों को रंगे हाथों पकड़ा और आगे की पूछताछ और जांच में यह पाया कि पड़ोसी देश के प्रवासियों घुसपैठ के बाद उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड जैसे जाली दस्तावेज बनाकर उन्हें राज्य की एक विशेष क्षेत्र में बसाया गया है। रमेश ने विस्तृत और व्यापक रिपोर्ट तैयार कर राज्य के अतिरिक्त सचिव को सौंप दी। हालांकि एक सप्ताह के बाद अतिरिक्त गृह सचिव ने उन्हें तलब किया कि रिपोर्ट वापस लेने के निर्देश दिया। अतिरिक्त गृह सचिव ने रमेश को बताया कि उच्च अधिकारियों ने उनकी सौंपी गई रिपोर्ट को सराहना नहीं की। उन्होंने पुनः उनके सावधान किया यदि वह गोपनीय रिपोर्ट वापस नहीं लेते तो उन्हें केवल राज्य की राजधानी की प्रतिष्ठित नियुक्ति के बाहर तैनात कर दिया जाएगा, बल्कि उनकी निकट भविष्य में होने वाली
अगली पदोन्नति खतरे में पड़ जाएगी। सीमावर्ती राज्य में गृह विभाग के निर्देशक के रूप में रमेश के पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध थे? रमेश ने कौन सा विकल्प अपनाना चाहिए और क्यों? प्रत्येक विकल्प को आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। रमेश के सामने कौन कौन सी नैतिक दुविधाएं थी? पड़ोसी देश अवैध प्रवासियों को घुसपैठ के खतरे से निपटने के लिए आप किन नीतिगत उपायों को सुझाव देंगे? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। कैसे देगा भाई, इतना लंबा लंबा है। ठीक, अब आते हैं 9वां क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय में वन आवरण में क्षरण को रोकने के लिए पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए अरावली पहाड़ियों में खनन पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि कुछ भ्रष्ट वन अधिकारियों को राजनेता और मिलीभगत में प्रभावित राज्य के सीमावर्ती जिले में पत्थर खनन के फिर भी प्रचलित। हाल ही में प्रभावित जिले में तैनात युवा और सक्रिय एसपी ने इस खतरे को रोकने के लिए खुद से वादा किया कि अपनी टीम के साथ अचानक जांच में खनन क्षेत्र में बचने की कोशिश कर रहा था। पत्थर से भरा ट्रक पाया, उसने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक चालक ने पुलिस अधिकारियों को कुचल दिया। मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद वहां से भागने में सफल रहा। पुलिस ने प्रथम सूचना FIR दर्ज की, लेकिन करीब 3 महीने तक मामले को कोई सफलता हासिल नहीं। अशोक ने, जो प्रमुख टीवी चैनल में काम कर रहे खोजी पत्रकार थे, न स्वतः संज्ञान में मामले में जांच शुरू हुई और 1 महीने में अशोक की स्थानीय लोगों ने पत्थर खनन माफिया और सरकारी अधिकारियों के बीच बातचीत कर सफलता मिली। उन्होंने अपनी खोज रिपोर्ट में तैयार की कि टीवी चैनल और CMD के सामने पेश की। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में भ्रष्ट पुलिस और सिविल अधिकारियों तथा राजनेताओं और आशीर्वाद से काम करने वाले पत्थर माफिया की पूरी गठजोड़ का खुलासा किया। माफिया में शामिल राजनेता कोई और नहीं बल्कि स्थानीय विधायक थे, जो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं। जांच रिपोर्ट देखने के बाद CMD ने अशोक को सलाह दी कि वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का विचार छोड़ दें। उन्होंने सूचित किया कि स्थानीय विधायक न केवल टीवी चैनल के मालिक के रिश्तेदार थे, बल्कि अनौपचारिक रूप से चैनल के साथ 20% के हिस्सेदार भी थे। CMD ने अशोक को आगे बताया कि वह जांच रिपोर्ट उन्हें सौंप दे, तो उनके बेटे के पुरानी बीमारी के टीवी के चैनल को उधार लिए गए और 10 लाख रुपये सॉफ्ट लोन के अलावा उनके आगे की पदोन्नति और बेहतर बढ़ोतरी के ध्यान रखा जाएगा। इसका क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? इस स्थिति को निपटने के लिए अशोक के पास क्या विकल्प थे? B, अशोक द्वारा चिन्हित किए गए प्रत्येक विकल्प का समालोचनात्मक मूल्यांकन परीक्षण कीजिए। अशोक को किन किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है? आपको क्या लगता है कि अशोक किस विकल्प को अपनाने और सबसे उपयुक्त होगा और क्यों? उपयुक्त परिदृश्य में आप ऐसे जिलों में तैनात पुलिस अधिकारियों को किस प्रकार के प्रशिक्षण और सुझाव देंगे जहां पत्थर और खनन अवैध गतिविधियां प्रचलित हैं? बहुत ही लंबा है पैसेज, ठीक है। इस पैसेज के बाद आता है 11 पैसेज भी थोड़ा लंबा है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर खुद पढ़िए, मैं नहीं पढ़ूंगा, बहुत लंबा हो रहा है। मैं लास्ट वाला पढ़ लूँगा, एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जिससे आपको बोरिंग फील होगा, ठीक है। तो इसे देखें, मैं धीरे धीरे आप इसकी स्क्रीनशॉट लें, नहीं तो वीडियो को स्टॉप करें और पढ़ें, ठीक है। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ जिससे आपको असुविधा ना हो, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बढ़ते जाइए, बहुत ही लंबा पैसेज है, इसीलिए बोलते हैं कि इथिक्स की पेपर बहुत ही लंबी होती है, बहुत लंबी होती है। इथिक्स को समझना बहुत ही, और समय बहुत कम रहता है इसे इथिक्स के पेपर को समझना, और इसी समय में सबका जवाब भी देना और पैसेज को समझना भी है। और इतने लंबे पैसेज है कि एक पैसेज को पढ़ने में कम से कम 20 मिनट या 10 मिनट लगेगा, उसे समझने में 10 मिनट लगेगा, क्वेश्चन को पढ़ने में समझने में लगेगा, तार्किक क्वेश्चनों को जवाब देने में समय लगेगा। तो 20-20 नंबर का है, मिलना है, उसको जवाब भी देना ज़रूरी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए 11 का राकेश सर वाला, ठीक है। मैंने इसे नहीं पढ़ूंगा, बहुत लंबा होता जाएगा। इससे पता चलेगा कि वीडियो हो जाएगी 2 घंटे की और आप बोर हो जाएंगे। आप इसको एक क्वेश्चन को स्टॉप कीजिए, ठीक है, और एक क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़िए और समझिए क्या बोल रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ और क्वेश्चन को आप समझिए, ठीक है। ना हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पढ़िए। अभी इंग्लिश में है,
जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इसमें इससे भी धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ जिससे आपको असुविधा ना हो। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है। ये भी, इसका भी पैसेज बहुत लंबा है, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। इसमें भी एक कोई पैसेज बनाया होगा और इस पैसेज के अंदर 5 क्वेश्चन डाल दिए होंगे जिससे आपको, अब धीरे धीरे मैं इसे कर रहा हूँ जिसे आप स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नहीं ना हो तो वीडियो को स्टॉप कर अच्छे से पढ़िए। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगी और बहुत ही लंबा हो जाएगी। अब पैसेज को पढ़ते पढ़ते समय लग जाएगा और मेरा भी ख़त्म हो गया। ठीक है, ये 15 तक था और इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या था, 12 क्वेश्चन था पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित, तो ये लास्ट वाला 12 क्वेश्चन था। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं इसे रुकता हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ये पढ़ लीजिए, वीडियो को स्टॉप कर लीजिए। ठीक है, इसका उत्तर दे दीजिए। ठीक, ये इसका लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट इसका उत्तर था। ये इसका इंग्लिश में पैसेज है, जो हिंदी माध्यम से है, जो इंग्लिश मीडियम से वो पढ़ें। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप आपको क्वेश्चन की सारी जानकारी मिला होगा। तो इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक, इससे पहले हमारा एक और चैनल था जिसमें 1 लाख नहीं 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, जो सस्पेंड हो गए, स्ट्राइक आ गया। इसके साथ मैंने नया चैनल बनाया जिसमें 8 से 10-12 अभी सब्सक्राइबर है। धीरे धीरे इसी तरह रोज़ नए नए वीडियो आएंगे जिससे आपको और सुविधा होगी यूपीएससी के लिए। ठीक है, और मैं रोज़ करंट अफेयर लाऊंगा जिससे आपको आसानी होगी पढ़ने में। ठीक है, तो इसी तरह सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।